दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाता है यूजिंग एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मशीन लर्निंग दो तरीके की होती है, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा होता है, मतलब डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों पता होता है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास अनलेबल डेटा होता है, मतलब एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, हमें डेटा का क्लस्टर बनाना होता है, उसके बाद डेटा की ग्रुपिंग करनी होती है, और ये बहुत सारे टास्क अनसुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए आज का कोडिंग सेशन शुरू करते हैं। पहले ही आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में लिखा है फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। दिस कोड स्निपेट यूज द सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी होती है। एंड इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट टेक्स्ट रिव्यूज इनटू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमारे टेक्स्ट को अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में सिमेंटिक मीनिंग के साथ चेंज किया जाए तो इसी को तो हम एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, न्यूमेरिकल डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए विथ सम टाइप ऑफ सिमेंटिक मीनिंग्स, विथ सम टाइप ऑफ रिलेशंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एम्बेडिंग्स। ओके, अब एम्बेडिंग का यूज करके कैसे हम लोग अपने रिव्यू को क्लासिफाई करेंगे कि दिया गया रिव्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, पहला ही कोड है फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ये दिस लाइन इंपोर्ट द सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम क्लास लाइब्रेरी। ओके, ये अपना सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जो बिना अंडरस्कोर के लिखा गया है वह क्या है? ये अपना क्लास है। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक लाइब्रेरी है, ये हगिंग फेस की लाइब्रेरी है, उस वहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा क्या आता है? वी विल लोड द मॉडल। ओके, लाइन ऑफ कोड देखिए, मॉडल इक्वल टू सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एंड वी हैव गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी हियर, sentence transformer library here, and after that we have provided a model. That model name is all-mpnet base v2. Okay, this line loads the pre-trained sentence transformer model. अब ये जो मॉडल है ना all-mpnet base v2, ये ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है। ठीक है, प्री ट्रेंड मॉडल का यूज करके अपने टेक्स्ट का क्लासिफाई करना, कोई क्लासिफिकेशन का टास्क करना, कोई रिग्रेशन टास्क करना, मशीन लर्निंग से रिलेटेड या डीप लर्निंग से रिलेटेड डेटा को प्रेडिक्ट करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर लर्निंग के अंतर्गत आता है। मतलब ऑलरेडी एक प्री ट्रेंड मॉडल का यूज करके हम अपने नए डेटा को क्लासिफाई करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से अपने मॉडल को ट्रेंड नहीं करना पड़ता है। हम एक ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए अपने नए डेटा का प्रेडिक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि हम लोग रॉटन टोमेटो एक डेटा सेट है जिसमें मूवीज़ के रिव्यू आते हैं, उसी डेटा सेट को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ये न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स एंड ट्रांसफार्मर इतना सब लफड़ा क्यों है? तो ये सब लफड़ा इसलिए है क्योंकि हमारा डीप लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल की जब ट्रेनिंग की जाती है तो वो न्यूमेरिकल भाषा ही समझता है, वह कैटेगरिकल या वर्ड टेक्स्ट इसको नहीं समझता है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने टेक्स्ट को न्यूमेरिकल एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और न्यूमेरिकल एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल है वो क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, ट्रांसफार्मर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे बॉक्सेज होते हैं, जैसे कि इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, उसके अंदर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, एलएम हेड होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं अपने टेक्स्ट को टोकन में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उस टोकन को दोबारा से डिकोड करके टेक्स्ट में बदलने के लिए। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, या जो मैंने प्रीवियसली वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है कि कैसे आपका टेक्स्ट टोकन में जनरेट होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वहाँ पे, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ओके, we will load a pre-trained sentence transformer model. This specific model is designed to produce good quality sentence embedding. Okay, embeddings का मैंने मतलब क्या बताया था? सिमेंटिक मीनिंग ऑफ टेक्स्ट टोकन्स। ओके, जो टोकन्स के बीच में एक मीनिंग को इस्टेब्लिश कर देता है, वहाँ पे हम लोग एम्बेडिंग का यूज करते हैं। नहीं तो अगर एम्बेडिंग नहीं था तो उसके पहले क्या यूज होता था, जिसमें जैसे कि बैग ऑफ वर्ड्स हो गया, वर्ड टू वेक हो गया, इन कॉन्सेप्ट का यूज करते थे। एंड बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड टू वेक, ये सब हमारे टेक्स्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, टोकन के बीच में क्या सिमेंटिक मीनिंग होती है, इसको ये लोग नहीं समझ पाते थे। ओके, एंड एम्बेडिंग्स में जो हमारी वोकैब जनरेट होती है उसमें यूनिक टोकन्स होते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी टोकन का रिपीटिशन नहीं होता है।
अब आप देख लीजिए नेक्स्ट लाइन आपको, ट्रेन एम्बेडिंग इज इक्वल टू मॉडल डॉट इनकोड। सो यहाँ पे हम लोग वी आर कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू एम्बेडिंग। ओके, और आप लोगों को पता है कि हमने टेक्स्ट को अपने ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, सो सबसे पहला काम आपका क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग में, आपके पास जो डेटा है उस डेटा को पहले आपको प्रोसेस करना होता है, डेटा के अंदर नॉर्मलाइजेशन करना होता है, स्केलिंग करनी होती है, जो भी आउटलायर होते हैं उनको दूर करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही उस डेटा का यूज़ करके अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, ठीक है। अगर हम ये सब काम नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा और हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस भी वीक होता जाएगा और हम जो प्रेडिक्शन करना चाहते हैं हमें टू द पॉइंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें डेटा की क्लीनिंग, सफाई, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग ये सब करना पड़ता है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ विल कन्वर्ट आवर टेक्स्ट टू एम्बेडिंग्स। ओके, सो ट्रेन एम्बेडिंग्स इक्वल टू मॉडल डॉट इनकोड एंड डेटा ट्रेन। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वाला जो मेरा डेटा था, रॉटन टोमेटो का डेटा था, उसके अंदर जो ट्रेन सेट था यानी ट्रेनिंग के लिए जो मैंने सेट लिया था उसको यहाँ पे मैंने इनकोड किया। ओके, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार इक्वल टू ट्रू, जैसे जैसे ये हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, इनकोडिंग कंप्लीट हो रही है, उस तरीके से ये प्रोग्रेस बार हमारा बढ़ता जाएगा। चूंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था इसलिए मैंने इस कोड को ऑलरेडी रन कर रखा है ताकि जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें कोई डिले ना हो। अब सेम चीज़ हम लोग टेस्ट एम्बेडिंग के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ भी मैंने अपने टेस्ट जो डेटा था उसको यहाँ पे मैंने इनकोड करवाया है। अब जब मैंने यहाँ पे कोड रन किया तो यहाँ पे हमारी एम्बेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सारे के सारे पैरामीटर दिखा रहे हैं। मॉड्यूल जेसन, कॉन्फिग सेंटेंस ट्रांसफार्मर 100%, सेंटेंस बर्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फिग जेसन। बर्ट का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, ये BERT जिसको कहते हैं, बाई डायरेक्शनल इनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफार्मर। ओके, यह बाई डायरेक्शन में काम करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और जो हमारा GPT होता है ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्री टेक्स्ट प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ये हमारा सिर्फ डिकोडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बर्ट जो होता है अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है और जो GPT हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह टेक्स्ट को डिकोड करने के लिए होता है, मतलब ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल सेफनेट, टेंसर्स, टोकनाइजर, कॉन्फिग, वोकैब, टेक्स्ट आप देख सकते हैं कैसे वोकेबलरी जनरेट हो रही है। ये सभी की सभी चीज़ें ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रन कर रखी हैं। और यहाँ पे स्पेशल टोकन्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल सिंबल आ गया या फिर कोई अननोन टोकन आ गया, स्पेस आ गया, तो वो सभी के सभी स्पेशल टोकन्स के अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को ये बात पता ही होगी दोस्तों कि टोकन्स केवल हमारा वर्ड ही नहीं होते हैं, ये सब वर्ड भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इस तरीके से हमारा टोकन जनरेट होता है। और जिस तरीके से, जिस डेटा सेट से हमारा टोकनाइजर ट्रेंड होगा उसी तरीके से हमारे टोकन जनरेट होंगे, ठीक है। इससे पहले हमने टोकनाइजर के कौन कौन से तरीके होते हैं और कैसे हमारा टेक्स्ट टोकन में बदलता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो में कम्प्लीटली इसको डिस्क्राइब किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग डेटा पे जो एम्बेडिंग की थी उसका शेप क्या है। तो ये देखिए, हमने टोटल 8530 डेटा सेट लिया था जिसमें से 768 ये हमारा एम्बेडिंग जनरेट हुई हैं। ये नंबर्स ऑफ डायमेंशंस हैं, ओके, ये नंबर्स ऑफ डायमेंशंस हैं, ओके। सो इसका मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट इसका क्या, इस रिजल्ट का क्या मतलब है इसको मैं बता देता हूँ, ओके। सो ट्रेन एम्बेडिंग डॉट शेप, ये एक्सेस द शेप एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रेन एम्बेडिंग अरे, ओके। नाउ दिस एट्रीब्यूट रिटर्न ए टपल। तो आप लोगों को पता है कि लिस्ट होती हैं, टपल्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, सेट्स होते हैं, ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा कि ये डेटा सेट यूज कैसे किए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ओके। सो दिस एट्रीब्यूट रिटर्न्स ए टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ द अरे, ओके, and in this case it will show the number of training example. So our number of training example is 8530 and the dimensionality of the embeddings that is 768, okay. So ये numbers of embeddings कितनी हैं, 768 ये हमारा डायमेंशन है of the embeddings, okay. अब आप लोगों को नेक्स्ट बात ये पता होगी कि जब हम लोग न्यूमेरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का प्रेडिक्शन करना होता है, तो हम लोग रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ओके। और जब हमें क्लास डिफाइन करनी होती है, आइदर यस और नो, या फिर कोई पर्सन पास हुआ कि फेल हुआ,
बाहर के अगर हमें बाहर जाना है तो वेदर कंडीशन क्या है, सनी है तो मैं जाऊंगा, अगर रेन है तो वहाँ बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर दिए गए इमेज में से कैट्स है कि डॉग्स है, इस तरीके का क्लासिफिकेशन करना हो तो वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें न्यूमेरिकल डेटा का प्रेडिक्शन करना हो तो हम लोग रिग्रेशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऐसा फर्स्ट टाइप का रिग्रेशन है जिसका यूज करके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हमें न्यूमेरिकल डिजिट्स का क्लासिफिकेशन करना होता है तो हम लोग वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है और उसके वो कई सारे सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स पाता है, उस मार्क्स के आधार पर ये डिसाइड करना है कि स्टूडेंट पास हुआ कि फेल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे इम्बेडिंग का यूज़ कर रहे हैं और हमें क्लासिफिकेशन भी करना है, और इम्बेडिंग क्या है, न्यूमेरिकल डिजिट्स है, और हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो वहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। ओके, सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, आप लोगों को पता होगा scikit-learn बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के अंतर्गत, और डॉट लीनियर मॉडल से मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट किया, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन आवर ट्रेन इम्बेडिंग्स। ओके, सो CLF नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ट्रेनिंग के लिए जो डेटा सेट दिया था CLF.fit, मतलब मॉडल डॉट फिट का यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेन इम्बेडिंग्स, मतलब जो मैंने इम्बेडिंग्स बनाई थी वहाँ पे मैंने दिया, और जो हमारा डेटा और लेबल था इसको मैंने यहाँ पे दिया। सो डूइंग दिस एक्टिविटी वी हैव ट्रेंड आवर मॉडल ऑन द इम्बेडिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, वी विल प्रेडिक्ट प्रीवियसली अनसीन इंस्टेंस। ओके, ट्रेनिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, अब टेस्टिंग डेटा का भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो टेस्टिंग डेटा है उस पर हमारा मॉडल सही से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो इसीलिए हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में नॉन डेटा लेते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में नॉन डेटा लेते हैं, जिस डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों पता होता है। ठीक है, चूंकि इस डेटा का हमें आउटपुट पहले से ही पता है, तो अब हमने एक बार अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है। ओके, और हमारे पास ट्रू आउटपुट पहले से पता है। ठीक है, ट्रू आउटपुट पहले से पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट पहले से पता है उसी डेटा को हमारे मॉडल को देंगे कि अब इसका प्रेडिक्शन करके बताओ। ठीक है, और चेक करेंगे कि हमारा मॉडल ट्रू लेवल से कितनी समानता रखता है और कितना डिफरेंस रखता है। अगर डिफरेंस रखेगा तो हम लोग डिफरेंट टाइप के लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसका इवेल्युएशन करेंगे, है ना, कि हमारा ट्रू डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस रहेगा तो फिर से हमें अपने मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, अगर ओवर फिटिंग होगी तो उसको दूर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर टू द पॉइंट रिजल्ट नहीं आता है तो हमें ये सब कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेस्ट डेटा पे हमारा मॉडल क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। सो टेस्ट डेटा इज अनसीन टू आवर मॉडल। हमारे मॉडल को टेस्ट डेटा से बिल्कुल अनअवेयर रखते हैं, उसको बिल्कुल नहीं बताते कि हम कौन सा टेस्ट डेटा यूज करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, वी विल प्रेडिक्ट प्रीवियसली अनसीन इंस्टेंस एंड वी विल यूज वाई प्रेड इक्वल टू CLF डॉट प्रेडिक्ट। ओके, इसके पहले जब हमें मॉडल को ट्रेन करना था तो हमने वाई ट्रेन इक्वल टू CLF डॉट क्या लिखा था, फिट लिखा था, और यहाँ पे हमने ट्रेनिंग डेटा डाला हुआ था। ठीक है, ट्रेन इम्बेडिंग डाला हुआ था। लेकिन अब हमें टेस्टिंग डेटा पे काम करना है तो हम यहाँ पे टेस्ट इम्बेडिंग डालेंगे। ओके, और हम अपने मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। अपने मॉडल का परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेंगे, जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटकम आया है और जो हमारा ट्रू आउटकम है उन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यूज़ एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ के बीच में कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि उनके बीच में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। ओके, उसके बाद अपने मॉडल का हम लोग इवेल्युएशन करेंगे। ओके, तो ये देखिए कुछ रिजल्ट यहाँ पे आया, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये हमारे क्या है, ये हमारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं। ओके, सो निगेटिव रिव्यू आप देख रहे हैं 85%, पॉजिटिव रिव्यू का 86%, और अगर एक्यूरेसी चेक करें तो ये भी 85 और 86 के आसपास यहाँ पे आ रही है। ओके, सो जब हम ऑलरेडी एक प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं और क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिथम लेते हैं, क्लासिफिकेशन का एक मॉडल लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसको यूज़ करने के बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का परफॉर्मेंस आता है वो 85 से 86% तक एक्यूरेट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कोई ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल नहीं लेंगे, हम लोग क्लासीफायर नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्बेडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट्स करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ उसमें सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी
नॉट यूज ए क्लासिफायर एट ऑल, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, और हम लोग क्या यूज करेंगे, वी कैन एवरेज द एम्बेडिंग्स पर क्लास एंड अप्लाई कोसाइन सिमिलरिटी टू प्रेडिक्ट विच क्लास मैच द डॉक्यूमेंट बेस्ड। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पाइथन के कुछ डीप कॉन्सेप्ट के अंदर। वी विल इंपोर्ट numpy library, will import panda, will import sklearn matrix classification report, will import cosine similarity। okay, so these line import the necessary library। नंबर 1 numpy किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए। पांडा किसके लिए यूज किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम। ओके, एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर इवेल्युएटिंग द मॉडल परफॉर्मेंस। ओके, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि numpy की यूज होता है, पांडा की यूज होता है। अगर हमें अपने मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करनी है तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, फॉर इवेल्यूटिंग द मॉडल परफॉर्मेंस। एंड कोसाइन सिमिलरिटी किसके लिए यूज किया जाता है, इट यूज फॉर कैलकुलेटिंग द सिमिलरिटी बिटवीन वेक्टर्स। ओके, इट यूज टू कैलकुलेट द सिमिलरिटी बिटवीन वेक्टर्स। ओके, अब आइए, चूंकि मैंने पांडा का ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, numpy को इंपोर्ट कर रखा है, तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या है, वी विल एवरेज द एम्बेडिंग्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ईच टारगेट लेवल। तो उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ओके, पांडा डेटा फ्रेम एंड np डॉट एच स्टैक हिस्टोरिकल स्टैक। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग वाली एम्बेडिंग्स जो थी उसको हमने दिया और उसको हमने रिसेप करके एक कॉलम बना लिया, यानी कि उसके सभी आउटपुट को हमने एक कॉलम के अंदर स्टोर कर लिया। ओके, आफ्टर दैट वी एवरेज द टारगेटिंग एम्बेडिंग बाय यूजिंग द ग्रुप बाय, एंड यहाँ पे हमने उसका इंडेक्स डाल दिया है, उसका हमने यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर लिया है। ओके, सो इस कोड को थोड़ा सा समझा देते हैं। सो दिस क्रिएट ए पांडा डेटा फ्रेम बाय हॉरिजॉन्टली स्टैकिंग द ट्रेनिंग एम्बेडिंग। ओके, सो यहाँ पे देखिए एच स्टैक लिखा है ना, सो इट विल हॉरिजॉन्टली स्टैक द ट्रेनिंग एम्बेडिंग। ओके, सो स्टैक का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से कुछ स्टैक हम लोग करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं, है ना। So this creates a panda data frame by horizontally stacking the training embedding, like using the training embedding and the training label। और तो हमारा लेवल क्या है, डेटा ट्रेन लेवल, ये हमारा लेवल है। ओके, उसके बाद द लेवल आर रीशेप्ड टू ए कॉलम वेक्टर यूजिंग रीशेप 1-1। ओके, अब हम लोग एवरेज टारगेट एम्बेडिंग करते हैं। ओके, एवरेज टारगेट एम्बेडिंग करते हैं यूजिंग df डॉट ग्रुप बाई 768 मीन वैल्यू। ओके, सो दिस इज द कोर ऑफ द अप्रोच। It groups the data frame df by the last column which contains the labels and the column index is 768. Okay, and then calculate the mean of the embedding for each group, and using dot values we convert the resulting panda data frame back into numpy array। Okay, so यहाँ पे इतना सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द बेस्ट मैचिंग एम्बेडिंग बिटवीन इवेल्युएशन डॉक्यूमेंट्स एंड द टारगेट एम्बेडिंग। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ओके, सो सिम मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोसाइन सिमिलरिटी टेस्ट एम्बेडिंग्स एंड एवरेज टारगेट एम्बेडिंग्स। सो ये क्या होगा, ये क्या कैलकुलेट करेगा, दिस कैलकुलेट द कोसाइन सिमिलरिटी। ओके, सिम मैट्रिक्स मतलब सिमिलरिटी मैट्रिक्स। ओके, सो दिस कैलकुलेट द कोसाइन सिमिलरिटी बिटवीन टेस्ट एम्बेडिंग एंड द एवरेज टारगेट एम्बेडिंग्स। ओके, सो टेस्ट एम्बेडिंग्स एंड एवरेज टारगेटिंग एम्बेडिंग्स में क्या सिमिलरिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस लाइन ऑफ कोड का यूज करेंगे। एंड द रिजल्ट इज सिमिलरिटी मैट्रिक्स वेयर ईच रो करेस्पॉन्डेंट टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड ईच कॉलम करेस्पॉन्डेंट टू ए क्लास। ओके, each row correspondent to a text documents and each column correspondent to a class। Okay, the value in the matrix represent the cosine similarity between the text document embedding and the average embedding of each class। Okay, अब उसके बाद देखिए y parade इक्वल टू np डॉट argmax एंड सिमिलरिटी मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने एक्सिस इक्वल टू 1 रखा है। तो ये लाइन क्या करेगी, फॉर ईच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रो इन सिमिलरिटी मैट्रिक्स। ओके, हमारा टेस्ट डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, जो हमारे रोज हैं सिमिलरिटी मैट्रिक्स में वे हमारे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो दिस लाइन फाइंड द इंडेक्स ऑफ कॉलम विद द हाईएस्ट कोसाइन सिमिलरिटी। ओके, सो दिस इंडेक्स करेस्पॉन्डेंस टू द प्रेडिक्टेड क्लास लेवल फॉर दैट डॉक्यूमेंट एंड एक्सिस इक्वल टू 1 यहाँ पे देगा। इसका मतलब क्या है, एक्सिस इक्वल टू 1 इंश्योर दैट द argmax इज कैलकुलेटेड अलॉन्ग द रोज। ओके, अगर एक्सिस इक्वल टू 0 दे रखा होता तो यहाँ पे इट विल कैलकुलेटेड अलॉन्ग द कॉलम। ओके, अब यहाँ पे देखिए इवेल्युएट परफॉर्मेंस, हम लोग अपने
मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे तो कौन सा डेटा यूज करेंगे, टेक्स्ट डेटा यूज करेंगे। और सेम वैसे ही इसकी कहानी भी होगी, जो हमारा ओरिजिनल लेवल है, ओरिजिनल आउटपुट है और जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, इसके बीच में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। और कंपेरिजन करने के बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आया, यहाँ पे 85% 84% ही हमारा आया। अब जब हमने कोई भी क्लासिफिकेशन का मॉडल यूज़ नहीं किया था, जब हमने कोई भी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम यूज़ नहीं किया, तो हमारा प्रिसीजन या एक्यूरेसी जो आई वो 84% के और 85% के बीच में आई। और जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए, तो हमारी एक्यूरेसी जो आई वो 85 और 86% के बीच में आई। सो हम देख रहे हैं कि जब हम ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स के क्लासिफिकेशन के लिए बना है, इसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसका यूज़ करें तो हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, और जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस हमारा पुअर मिल रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने ये देखा कि हाउ टू क्लासीफाई आवर डेटा यूजिंग द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, एंड हाउ टू क्लासीफाई आवर डेटा विदाउट यूजिंग एनी एल्गोरिदम। ओके, एंड हमने देखा हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है और क्या क्या डिफरेंस है उसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्लासीफाई आवर टेक्स्ट यूजिंग जनरेटिव मॉडल्स, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनकोडर डिकोडर मॉडल्स का। ठीक है, हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनकोडर डिकोडर मॉडल का। ओके, सो तो जो BERT था, BERT, वह इनकोडर ओनली मॉडल था, और जो GPT था वह डिकोडर ओनली मॉडल था। अब यहाँ पे हम लोग T5 का यूज़ कर रहे हैं, ये इनकोडर डिकोडर मॉडल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोड जो अभी आपको सामने दिख रहा है वह क्या बताता है। So this code snippet load a pre-trained T5 model, and this model is specially designed for text-to-text generation. Okay, so T5 model is specially designed for text-to-text generation and prepare it for use with a GPU if available. Okay, सो T5 मॉडल जो होता है ना, वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, और हमारे टेक्स्ट डेटा को GPU के साथ फेमिलियर बनाने के लिए, GPU पे यूज़ करवाने के लिए इसको उसके योग्य बनाता है। ठीक है, तो इस कोड को चूँकि मैंने पहले ऑलरेडी रन कर रखा है, ताकि इस कोड को रन करने में बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए मैंने इस कोड को ऑलरेडी रन कर रखा है। उससे पहले ही जरा हम लोग समझ लेते हैं कि इस कोड का मतलब क्या है। ओके, सो पहले देखिए, फ्रॉम ट्रांसफार्मर वी हैव इम्पोर्टेड पाइपलाइन। ओके, फ्रॉम ट्रांसफार्मर वी हैव इम्पोर्टेड पाइपलाइन। ओके, तो सबसे पहले आपको पाइपलाइन इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सो पाइपलाइन फंक्शन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी विच प्रोवाइड ए हाई लेवल इंटरफेस फॉर, किसके लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हाई लेवल इंटरफेस फॉर यूजिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर वेरियस टास्क। ओके, अब देखिए, पाइप इक्वल टू पाइपलाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन। हमारा T5 मॉडल करता क्या है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज होता है, और हम मॉडल यूज कर रहे हैं गूगल का, जिसका नाम है फ्लैन T5 स्मॉल। ओके, एंड डिवाइस का यूज कर रहे हैं CUDA इक्वल टू 0, दिस मीन्स वी आर यूजिंग GPU। ठीक है, एंड CUDA इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट अवेलेबल GPU पे ये हमारा टेक्स्ट प्रोसेस होगा। ओके, सो दिस लाइन क्रिएट्स ए पाइपलाइन ऑब्जेक्ट फॉर टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन टास्क। ओके, एंड वेयर टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ टास्क इन पाइपलाइन शुड परफॉर्म। सो हमारा जो पाइपलाइन का टास्क है वो क्या है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है। अब मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, गूगल, एंड उसके अंदर फैन T5 स्मॉल मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। इट स्पेसिफाइज द प्री ट्रेंड मॉडल टू लोड। ओके, ये फ्लैन T5 स्मॉल जो मॉडल है वो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, जो हमारा टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करता है। ओके, सो इन दिस केस इफ द फ्लैन T5 स्मॉल मॉडल फ्रॉम गूगल which is a smaller version of the T5 model fine tuned on various text generation task. Okay, so यहाँ पे हम लोग प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बिल्कुल नया स्क्रैच से मॉडल जनरेट करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी रिसोर्सेज यूज होंगे, और काफ़ी उसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी। इसलिए हम लोग ऑलरेडी एक प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं जो हमारा टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करेगा। ओके, और उस मॉडल का नाम क्या है, T5, और जो स्पेसिफिक मॉडल है वो है फ्लैन T5 मॉडल, जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है। और CUDA इक्वल टू 0 मीन्स वी आर डूइंग दिस प्रोसेसिंग ऑन ए GPU। ओके, तो डिवाइस इक्वल टू CUDA
जीरो का क्या मतलब है? इट स्पेसिफाइज दैट द मॉडल शुड बी लोडेड एंड रन ऑन द फर्स्ट अवेलेबल CUDA इनेबल्ड जीपीयू। तो CUDA क्या होता है? कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ओके, यह जीपीयू के का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर अपने टेक्स्ट को प्रोसेस करना है, इमेज को प्रोसेस करना है, तो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमारे जीपीयू में CUDA अवेलेबल होना चाहिए। CUDA जीरो का मतलब क्या है? फर्स्ट अवेलेबल जीपीयू। ओके, फर्स्ट अवेलेबल जो रिसोर्स है उसी पे हमारा यह टेक्स्ट और टेक्स्ट जो है प्रोसेस होगा, है ना। सो अब देखते हैं कि नाउ वी विल प्रिपेयर आवर डेटा। ठीक है, आपका डेटा लोड हो गया। अब आप दूसरा टास्क क्या है? यू विल प्रिपेयर योर डेटा। ओके, सो इसमें प्रॉम्प्ट यूज किया गया है, इज द फॉलोइंग सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, सो prompt is the following sentence positive or negative. So this line define a string variable prompt. Okay, so हमारा prompt क्या है? एक string variable है, इसकी वैल्यू हमने दे रखी है is the following sentence positive और negative। ये हमारा क्या है? ये हमारा string variable है। Okay, so prompt equal to is the following sentence positive or negative. So this line defines a string variable prompt that contain the base prompt for the T5 model. Okay, सो ये हमारा बेस प्रॉम्प्ट है T5 मॉडल के लिए। इसका हम लोग यूज करेंगे अपने टेक्स्ट के सेंटीमेंट को जानने के लिए, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, सो दिस प्रॉम्प्ट विल बी प्रीपेंड टू ईच मूवी रिव्यू टू गाइड द मॉडल टू परफॉर्म सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। सो जैसे ही कोई हमारे मूवी के लिए रिव्यू देगा, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हमारे उस मूवी के रिव्यू के पहले इसको प्रीपेंड कर दिया जाएगा, ताकि इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके जो मूवी का रिव्यू लिखा गया है उसके बाद पीछे क्या सेंटिमेंट है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसको हम लोग पहचान सकें, इसलिए इसको लिखा गया है। ओके, नाउ डेटा इक्वल टू डेटा डॉट मैप लैम्बडा एंड example. After that we have given T5 prompt plus example text. So this line use the map function. Okay, this line use the map function and map function आया कहाँ से है? ये data set library से आया है। And why we use this map function? We use this map function to apply a function to each example in the data set. Okay, अब देखिए lambda example, उसके बाद हमने कॉलन T5 कॉलन प्रॉम्प्ट प्लस एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा है। इसका क्या मतलब है? इट इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन दैट टेक्स एंड एग्जाम्पल ए सिंगल रो फ्रॉम द डेटा सेट एज इनपुट। ओके, एंड इनसाइड द फंक्शन इट क्रिएट्स ए न्यू डिक्शनरी विथ ए की T5। द वैल्यू एसोसिएटेड विथ T5 इज द कॉन्केटिनेशन ऑफ प्रॉम्प्ट एंड द टेक्स्ट ऑफ द मूवी रिव्यू फ्रॉम द एग्जाम्पल। सो जो हमारा डिक्शनरी डेटा सेट होता है वो कैसा होता है? इसमें की एंड वैल्यू दोनों स्टोर की जाती हैं। ओके, अब मैप फंक्शन क्या काम क्या है? द मैप फंक्शन अप्लाइज दिस फंक्शन टू एवरी एग्जाम्पल इन द ट्रेन वैलिडेशन एंड टेस्ट स्प्लिट ऑफ द डेटा सेट दैट इज डिक्शनरी डेटा सेट। ओके, अब ये करेगा क्या? इट विल add, okay, it will add a new column named T5 to each split. Okay, this T5 column now contains the full input string that will feed into the T5 model. Okay, so example के लिए अगर कहें is the following sentence positive or negative, and और हम जो हमारा स्टोर होगा, जो हमारा कॉलम होगा T5 का, उसमें मूवी रिव्यू के बारे में इनपुट दिया जाएगा जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट होगा, मूवी रिव्यू टेक्स्ट। उसके बाद डेटा हमने लिखा हुआ है, दिस लाइन सिंपली डिस्प्ले द अपडेटेड डेटा सेट डिक्शनरी शोइंग दैट न्यू T5 कॉलम हैज़ बीन एडेड टू ईच स्प्लिट। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कोड रन किया और न्यू T5 कॉलम हर एक स्प्लिट में हमारा अपेंड हो गया। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे लेबल है और T5 है। ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग के लिए 8530 डेटा सेट लिया था और वैलिडेशन के लिए 1066 डेटा सेट लिया था, एंड टेस्टिंग के लिए हमने 1066 डेटा सेट यहाँ पे लिया है। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा T5 का जो कॉलम था वो हर एक डेटा सेट में अपेंड हो चुका है। ओके, नाउ वी विल रन द इन्फ्रेंस। ओके, सो ये जो कोड लिखा है वाई परेड
इन्फ्रेंस में जो कोड लिखा है इसका क्या मतलब है? सो दिस कोड परफॉर्म इन्फ्रेंस यूजिंग द लोडेड T5 मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा सेट, ओके, टू गेट प्रेडिक्शन फॉर सेंटिमेंट एंड देन कन्वर्ट दीज टेक्स्ट प्रेडिक्शन इनटू द न्यूमेरिकल लेबल्स, ओके। सो अगर निगेटिव है तो 0, अगर पॉजिटिव है तो 1। एंड वाई परेड इक्वल टू इम्पटी लिस्ट, आप यहाँ पे इम्पटी लिस्ट देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इनिशलाइज एंड इम्पटी लिस्ट कॉल्ड वाई परेड। हमारा ये वाई परेड का एक इम्पटी लिस्ट है, इसमें जो मूवी के रिव्यूज स्टोर होंगे, अगर पॉजिटिव है तो 0, निगेटिव है तो 1, इस तरीके से ये हमारा डेटा सेट इसमें स्टोर होगा, ओके। सो दिस इनिशलाइज एंड इम्पटी लिस्ट कॉल्ड वाई परेड विच विल स्टोर द प्रेडिक्टेड न्यूमेरिकल लेबल्स 0 फॉर निगेटिव एंड 1 फॉर पॉजिटिव। अब देखिए दूसरा लाइन ऑफ कोड है फॉर आउटपुट इन TQDM, और हमने क्या लिखा है? पाइप एंड की डेटा सेट के अंदर हमने डेटा दिया हुआ है जो कि टेस्ट डेटा है, और T5 को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट टोटल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा सेट दिया हुआ है, ओके। सो लेंथ ऑफ डेटा सेट भी दिया हुआ है और TQDM भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो ये लाइन ऑफ कोड करेगा क्या? सो दिस लूप iterates through the test data set and uses the T5 pipeline to generate the prediction, ओके। जो हमारे टेस्ट डेटा सेट की लेंथ होगी वो कंप्लीट उतनी लेंथ तक हमारा ये लूप रन होता रहेगा, और जो आउटपुट होगा वहाँ पे वह प्रेडिक्ट करता रहेगा टेस्ट डेटा के ऊपर, ओके। नाउ की डेटा सेट के अंदर हमने क्या क्या लिखा हुआ है? डेटा test and T5. So this create a special data set objects that extract the text from T5 column of the test split, that is test data, okay। इससे होगा क्या? This ensure that the T5 model receive the prepared input string, जिसमें क्या होगा? prompt plus movie review text होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए पाइप लिखा हुआ है, पाइप। सो दिस प्रोसेस द प्रिपेयर डेटा सेट to the T5 pipeline for inference, okay। So the pipeline process the input text and generate output text, okay। अब यहाँ पे देखिए TQDM के बारे में लिखा हुआ है, okay। TQDM, okay, this wraps the pipeline call with TQDM which display a progress bar to show the progress of the inference process, okay। तो इस तरीके से हम इस कोड को अगर रन करें तो ऑलरेडी यू कैन सी हमारा ऑलरेडी कोड यहाँ पे रन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वी कैन सी सम आउटपुट हियर, ओके, दैट आवर 1066 डेटा हैज बीन ऑलरेडी प्रोसेस्ड, ओके। और ये हमारा कौन सा डेटा था जो कि हम ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपना इन्फ्रेंस रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है, यू हैव टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट डेटा, ओके। सो यू कैन सी द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स प्रिसीजन रिकॉल अपन स्कोर सपोर्ट एंड यू कैन सी कंप्लीट रिजल्ट हियर, ओके। सो ये रहा चैप्टर 4 के बारे में कंप्लीट कोडिंग एक्सरसाइज इस बुक से, ओके।